Hello everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of electric motors and transformer। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स। तो वो टॉपिक जो था हमने कंप्लीट कर लिया था, किस तरीके से जो डीसी मशीन के टाइप्स होते थे वो हमने देखे। अब उसमें हमने देखा था मोटर के टाइप्स देखे थे, सॉरी डीसी जनरेटर के टाइप्स हमने देखे थे, ना कि मोटर के। मैंने गलती से मोटर वर्ड यूज कर लिया, लेकिन जो टॉपिक हमने देखे थे वो थे ओके। तो डीसी जनरेटर के हमने जो सारे टाइप्स थे वो कंप्लीट किए थे। तो इस ट्यूटोरियल से जो है हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ मोटर्स, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक जो है बोला गया है टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स। तो डीसी मशीन्स में तो जनरेटर और मोटर दोनों आता है। तो हमने डीसी जनरेटर के टाइप्स देख लिए, अब बारी है डीसी मोटर की। तो ये जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रही है ये शो कर रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ द डीसी मोटर्स। बिल्कुल डीसी जनरेटर की तरह इसमें भी क्या है, डीसी मोटर में इसके जो है सिमिलर टाइप्स के क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है। डीसी शंट मोटर है, डीसी सीरीज मोटर एंड देन डीसी कंपाउंड मोटर में शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर एंड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। और इसमें फिर क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल की तरह भी, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल जनरेटर की तरह भी जो है इसके टाइप्स यहाँ पे पार्ट होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं डीसी शंट मोटर। तो ये जो स्क्रीन पे डायग्राम है ये डायग्राम है डीसी शंट मोटर की। तो डीसी शंट मोटर की जो डायग्राम है ये बिल्कुल सिमिलर है डीसी जनरेटर से। सिर्फ वहां पे क्या होता था, प्राइम मूवर से जो है हमारा आर्मेचर जो है रोटेट होता था और उसमें उस आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता था। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सप्लाई हम देंगे उस सप्लाई से जो है लोड रन होगा, यानी कि मोटर की तरह ये काम करेगा। हम इसको सप्लाई देंगे और ये लोड रन होगा। ये मोटर इस तरीके से काम करती है, सप्लाई लेके फिर वो रोटेशन देती है, और जनरेटर जो होता है वो रोटेशन से जो है सप्लाई देता है हमें। तो यहाँ पे जो शंट वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, वो शंट में लगी हुई है मोटर के साथ, इसलिए इसको बोला गया है डीसी शंट मोटर। और फिर ये मोटर में से जो है यहाँ से, सॉरी ये जो सप्लाई टर्मिनल से जिसे हम सप्लाई देते हैं ये जाता है, फिर ये करंट जाता है शंट वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, यानी कि इस टर्मिनल से, इस पॉइंट से जो है ये दोनों पार्ट में स्प्लिट होता है। एंड ये है ईबी, ये है हमारा बैक ईएमएफ। अब ये बैक ईएमएफ क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस और ये है शंट रेजिस्टेंस, ये है शाफ्ट और ये है लोड। यहाँ पे बताया गया है द आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज। तो इसमें बताया गया है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है शंट फील्ड वाइंडिंग का, यानी कि आरएसएच, तो आरएसएच की जो वैल्यू होती है ये हमेशा हायर होती है आर्मेचर वाइंडिंग की वैल्यू से, यानी कि सॉरी आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू से। जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उससे ये आरएसएच की वैल्यू जो है ज्यादा होती है हमेशा, ऑलवेज। This is because the number of turns for the field winding is more than that of the armature winding। अब ये ऐसा क्यों होता है, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि ज्यादा रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं देन दी फील्ड वाइंडिंग। तो इसीलिए फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे शंट में लगी हुई है, इसलिए इसको बोला गया है आरएसएच, और आरएसएच की वैल्यू ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स, मोर नंबर ऑफ टर्न्स। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर used for the field winding is smaller than that of the wire used for the armature winding। तो फील्ड वाइंडिंग के लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज किया जाता है, फील्ड वाइंडिंग के लिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया यूज किया जाता है वो ज्यादा होता है फॉर द फील्ड वाइंडिंग देन दैट ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग। तो उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा फील्ड वाइंडिंग के। अब देखते हैं इसके वोल्टेज और करंट रिलेशंस। तो बात आती है करंट रिलेशंस की। तो करंट रिलेशंस में यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा सप्लाई करंट है ये दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है, IA और ISH। ये है IA, यहाँ पे IA सॉरी इस टर्मिनल से जो है IA, ISH और IA में स्प्लिट हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे फिर इक्वेशन आएगा। तो IA क्या है,
सॉरी आई क्या है, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स वोल्टेज, आई ए क्या है, आर्मेचर करंट, और ये क्या है आई एस एच, फील्ड करंट। अब फील्ड करंट का जो फॉर्मूला है आई एस एच का फॉर्मूला क्या होगा, वी अपॉन आर एस एच, ऑब्वियसली क्योंकि ये जो सप्लाई वोल्टेज है ये हम लेंगे सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है तो इसके अक्रॉस क्या आएगा, सप्लाई वोल्टेज ही आएगा। दो टर्मिनल्स पे पैरेलल में सप्लाई वोल्टेज सेम, सॉरी जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है अपीयर, तो इसीलिए इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो लेंगे और ये सप्लाई वोल्टेज, तो ये आएगा हमारे फील्ड करंट का इक्वेशन। देन बात आती है वोल्टेज इक्वेशंस की, तो वोल्टेज रिलेशंस में यहाँ पे क्या होगा, जो V है दैट इज वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर, voltage across armature is equals to voltage across field, voltage across armature, voltage across field। ओके, अब ये क्यों हुआ, ये जो वोल्टेज है हमारा, ये जो आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इस आर्मेचर के यानी कि मोटर पे जो आर्मेचर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, वही वोल्टेज कहाँ पे होगा, वोल्टेज अक्रॉस द फील्ड, क्योंकि दोनों के दोनों जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, और सप्लाई वोल्टेज जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज दोनों पे जो है सेम अपीयर होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ई बी प्लस आई ए आर ए प्लस वी ब्रश इज इक्वल्स टू आई एस एच आर एस एच। ये ई बी यानी कि हमारा बैक ईएमएफ प्लस आई आर ए यानी कि आर्मेचर का ड्रॉप, और ये है ब्रश का ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी ब्रश। अब ये किसके बराबर होगा, इस आई एस एच और आर एस एच के बराबर। क्या बताया गया है, ये ई बी हम लेंगे यानी कि वोल्टेज अगर पूरा का पूरा लेना है तो, और फिर इसी आर्मेचर का ड्रॉप, और फिर ब्रशेस, इन दो ब्रशेस के अक्रॉस का ड्रॉप, एंड देन ये जो आई एस एच और आर एस एच के बीच होने वाला ड्रॉप है वो होगा पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज। सो यहाँ पे आएगा V इज इक्वल्स टू, निग्लेक्टिंग द ड्रॉप अक्रॉस ब्रशेस, यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो ब्रशेस है, हमने जनरेटर के इक्वेशंस में भी देखा था ब्रशेस के अक्रॉस जो ड्रॉप होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, इसलिए हमने इसको निग्लेक्ट कर दिया था। तो इसमें भी ऐसा सेम होगा, जो ब्रशेस के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो कम होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, इसलिए हम क्या लेंगे, V इज इक्वल्स टू ई बी प्लस आई ए आर ए। ये इक्वेशन की बात हो रही है, यहाँ पे नोट करके आप लिख लीजिए कि V ब्रश जो है हमने क्यों नहीं लिया, उसका रीजन नोट करके लिख लीजिए। द फील्ड करंट ISH ऑलवेज रिमेन्स एसेंशियली कांस्टेंट। अब ये जो ISH है इसकी वैल्यू, ISH की वैल्यू क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सिंस V एंड RSH बोथ आर कांस्टेंट। अब इसमें क्या है, V और RSH की जो वैल्यू है, V एंड RSH इसकी भी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, इसीलिए जो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे वो भी कांस्टेंट रहेंगे, बिकॉज फील्ड करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ फ्लक्स, और इसीलिए इन दोनों की वजह से जो ISH है वो भी कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ISH की वजह से जो है फ्लक्सेस भी क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, फ्लक्सेस भी क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इसीलिए बिकॉज phi is directly proportional to the ISH, this is why the shunt motor is called as the constant flux motor। इसीलिए इस मोटर को शंट डीसी शंट मोटर के क्या बोला जाता है, कांस्टेंट फ्लक्स मोटर। डन। अगर इसकी समरी देखें हम, तो समरी क्या निकलेगी, अगर हम रिलेशंस की बात करें, करंट इक्वेशंस की बात करें, तो करंट रिलेशन क्या होगा, I इज इक्वल्स टू आई ए प्लस ISH, ISH की वैल्यू होगी V अपॉन RSH, एंड देन ये है वोल्टेज रिलेशंस, वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर इज इक्वल्स टू द वोल्टेज अक्रॉस फील्ड। यहाँ पे फिर हमने फॉर्मूला लिया, और उसके बाद V ब्रश को जो है हमने निग्लेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ द स्मॉल वैल्यू ऑफ द ब्रश ड्रॉप, ओके, वोल्टेज अक्रॉस द ब्रश ड्रॉप। ये है ISH और V एंड RSH, ये V एंड RSH जो है कांस्टेंट है, इसीलिए ISH भी कांस्टेंट है, और ISH के कांस्टेंट होने से फ्लक्स भी कांस्टेंट है, इसीलिए इस शंट मोटर को कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी
ISH। तो ये हो गई हमारी डीसी शंट मोटर। अब इसके बाद हम देखेंगे डीसी सीरीज मोटर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।